हेलो स्टूडेंट्स। सो मोशन इन स्ट्रेट लाइन और काइनेमेटिक्स का फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने कवर किया था। ठीक है, आज हम काइनेमेटिक्स का सेकेंड पार्ट कवर करेंगे। अभी तक जो हमने पढ़ा उसको एक बार क्विकली रिकैप करते हैं। हमने यहाँ पर देखा कि काइनेमेटिक्स का डेफिनेशन क्या होता है, देन पॉइंट मास क्या होता है, पोजीशन को कैसे हम लोग फिजिक्स में रिप्रेजेंट करते हैं, देन फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको हमने कवर किया था, एंड देन पाथ लेंथ या डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है और इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होता है। यहाँ तक अभी हमने स्टडी किया था। अब हम लोग को जो पढ़ना है वो है पोजीशन टाइम ग्राफ। तो पोजीशन टाइम ग्राफ क्या होता है, इसमें हमेशा याद रखना एक्स एक्सिस पे जो होता है, यहाँ पर एक्स एक्सिस पे हमेशा टाइम को हम लोग रखते हैं। और इसका रीजन आपको पता ही होगा कि इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल होता है, हमेशा याद रखना ये बात कि जो एक्स एक्सिस होता है ना, यहाँ पर हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल को रखा जाता है और वाई एक्सिस पे डिपेंडेंट वेरिएबल को रखा जाता है इन जनरल। ओके, तो टाइम हमेशा इंडिपेंडेंट होता है, टाइम के ऊपर इसका डिस्टेंस चेंज हो रहा है, डिपेंड कर रहा है, तो वो ऐसा दिखता है। सो ये जो पोजीशन टाइम ग्राफ है, इसमें वाई एक्सिस पे हम पोजीशन को रखते हैं यहाँ पर, और एक्स एक्सिस पे हम टाइम को रखते हैं, एंड देन टाइम और पोजीशन का ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बनाना आप सबको आता है बहुत अच्छे तरीके से, लेकिन इस ग्राफ को अंडरस्टैंड करना, एनालिसिस करना, ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा पावरफुल टूल बन जाता है अगर आप अच्छे से एनालिसिस कर पाओ तो आप इस ग्राफ से न्यूमेरिकल कर पाओगे, इस ग्राफ से आप आंसर कर पाओगे, इस ग्राफ से आप अपना एप्टीट्यूड शो कर पाओगे फिजिक्स का। तो इसमें पहला केस है, इस केस में ग्राफ को देखो और बताओ कि यहाँ पर क्या होता होगा। तो इसे कैसे एनालिसिस करते हैं, पहले चलो इसको देखते हैं। सपोज करो जब टाइम ज़ीरो है, उस वक्त जो ऑब्जेक्ट है वो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में 40 मीटर दूर खड़ा है। ठीक है, इसको अगर मैं इस तरीके से पॉइंट बाई पॉइंट बिठाऊं, तो जब टाइम 0 सेकेंड था तो वो ऑब्जेक्ट जो है वो ओरिजिन से 40 मीटर दूर है। फिर 10 सेकेंड के बाद देखा गया वो ऑब्जेक्ट अभी भी 40 मीटर दूर ही है। फिर सपोज करो 60 सेकेंड तक देखा गया, अभी तक वो ऑब्जेक्ट वहीं है। सो ये जो पॉइंट्स फॉर्म हो रहे हैं 0,40, 10,40, 60,40, इन सबको आप मिलाओगे तो ऐसा स्ट्रेट लाइन आएगा। तो इससे क्या पता चल रहा है हमें, किस चीज़ का ग्राफ होगा ये ऑब्जेक्ट जो है वो रेफरेंस के रिस्पेक्ट में मूव नहीं कर रहा है। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट जब स्टेशनरी होगा या फिर रेस्ट में होगा, उसका जो ग्राफ होगा वो एक स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, टाइम के साथ वेरी नहीं करेगा। सो दिस इज द पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। क्लियर? नेक्स्ट आ जाते हैं हम, यहां पर जरा ध्यान से देखो, ये एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। ऊपर पढ़ो मत, अभी पहले सोचो इसको एनालिसिस कैसे करेंगे। तो इसके ऊपर आप इक्वल डिस्टेंस पे कुछ मैं पॉइंट ले रहा हूँ, इक्वल डिस्टेंस पे वैसे ही सोचो, ये 0 है, फिर ये 10 सेकेंड, ये 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, 40 सेकेंड, ये डिस्टेंस 0 मीटर है, ये 10 मीटर, सपोज ये 20 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर एंड 50 मीटर। तो जब टाइम 0 हो रहा है उस वक्त पोजीशन जो है अभी मूव नहीं कर रहा, वो अभी उसी जगह पे अवेलेबल है। ओके, सो वो 0 है। जब टाइम 10 सेकेंड हो गया, जब टाइम 10 सेकेंड हो गया तो डिस्टेंस उसका जो है वो 10 मीटर हो गया। जब टाइम 20 सेकेंड हुआ, सॉरी या सो उसका डिस्टेंस जो है अप्रॉक्सीमेटली, देखो ध्यान से, अप्रॉक्सीमेटली बोल सकते हैं हम लोग, 20 सेकेंड पे उसका डिस्टेंस जो है वो 27 मीटर के आसपास है। और यहाँ पे मैंने ग्राफ उतना अच्छा नहीं बताया है एक्चुअली, ये जो
स्पेसिंग है ये उतना अच्छा से नहीं हुआ है, एक्चुअली ये इक्वली स्पेस्ड होना चाहिए, ठीक है, तब जाके ये यूनिफॉर्म बनेगा। तो ये सपोज करो ये 20 होना चाहिए यहाँ पर, ओके। 30 में फिर ये 10 ट्रेवल करना चाहिए, तो 40 होना चाहिए एंड सो ऑन, ऐसा होना चाहिए। तो इसमें क्या हो रहा है देखो, इक्वल टाइम इंटरवल पे 20 होगा, 30 सेकेंड में फिर 30 मीटर होगा। तो देखो इक्वल टाइम इंटरवल पे इसका जो डिस्टेंस कवर हो रहा है वो 10 मीटर, फिर 10 सेकेंड में फिर 10 मीटर, फिर 10 सेकेंड में फिर 10 मीटर। तो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। इस तरह के मोशन को यूनिफॉर्म मोशन कहा जाता है, इस तरह के मोशन को यूनिफॉर्म मोशन कहा जाता है, जहां पर इक्वल इंटरवल में इक्वल टाइम ट्रैवल किया जाता है। क्या समझ में आया? ओके, मैं एक ग्राफ बना रहा हूं और आप लोग मुझे आंसर करना कि ये यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ होगा या नहीं, सोच के बताना। सपोज ये पोजीशन है x मीटर में, मैं x से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ पोजीशन को, और ये टाइम t है सेकेंड में, और ये ग्राफ है कुछ ऐसा। तो क्या ये एक यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है या नहीं? तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा आपका आंसर या फिर आपका क्वेश्चन कि ये यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ होगा या नहीं होगा, क्योंकि ये ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हो रहा है, ये एक फिक्स्ड वैल्यू से स्टार्ट हो रहा है। ओके ओके, देन नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन, अभी आपने यूनिफॉर्म मोशन का डेफिनेशन सीखा। नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ये अनइक्वल या अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। जैसे आप देख सकते हो कि 0 से 2 जो सेकंड है यहाँ तक, 0 से 2 सेकंड तक, 0 से 2 सेकंड तक कोई भी डिस्टेंस कवर नहीं हुआ है। 2 से 4 सेकंड तक बहुत कम डिस्टेंस कवर हुआ है। वहीं 8 से लेके 16 सेकंड तक अचानक बहुत ज़्यादा डिस्टेंस कवर हो गया है, और उसके बाद फर्दर 20 सेकंड के बाद से कोई डिस्टेंस कवर नहीं हो रहा है, ये स्टेडी हो जा रहा है। ये जो बातें अभी मैंने की वही यहाँ पे लिखा हुआ है, देख सकते हो। कार स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट, रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है मतलब 0 से स्टार्ट कर रहा है, फ्रॉम द ओरिजिन एंड पिक अप स्पीड टिल 10 सेकेंड, 10 सेकेंड तक ही अपना स्पीड पिक कर रहा है, धीरे 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 मूव कर रहा है, अपना स्पीड पिक किया। उसके बाद देयरफॉर मूव विथ यूनिफॉर्म स्पीड टिल 18 सेकेंड। तो यहाँ से यहाँ तक देखो ये एक यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ बन गया, यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद यहाँ से फिर ये इसका स्पीड डिक्रीज करना शुरू किया, और डिक्रीज करने के बाद फिर इसका स्पीड कांस्टेंट हो गया, चेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या, स्पीड 0 हो गया, और ये बॉडी रेस्ट पे आ गया। क्योंकि देखो इस तरह का ग्राफ अभी हमने देखा था ऑब्जेक्ट एट स्टेशनरी का, वैसे स्ट्रेट लाइन होता है। तो कार स्टॉप हो गया है कहाँ, 20 सेकेंड। तो इस तरह के ग्राफ्स में आपको टाइम इंटरवल देख के आपसे क्वेश्चन पूछता है कि कहाँ पे गाड़ी स्टॉप हुआ, कहाँ पे स्टार्ट हुआ, कहाँ पे स्पीड बढ़ा कमा। स्पीड वैसे अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आपको ग्राफ का एनालिसिस बहुत अच्छे से आना चाहिए। यहां पर देखिए एक पोजीशन टाइम ग्राफ 2 बनाया हुआ है, और इसको एक्सप्लेन करना है आपको। एग्जामिनेशन में आपको डायरेक्टली इस तरह का ग्राफ दे देगा और आपसे पूछेगा कि इस ग्राफ का एनालिसिस कीजिए। तो ये ग्राफ तो अभी अभी हमने स्टडी किया था, इसका एनालिसिस आप करोगे तो क्या बोलोगे कि विथ रिस्पेक्ट टू टाइम द पोजीशन इज नॉट अल्टर्ड और नॉट चेंज, देयरफॉर द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। आप चाहो तो एंगल दिखाने की जरूरत नहीं है, ये पोर्शन अभी फिलहाल मत देखो। तो आप सिंपली बोल सकते हो कि टाइम के साथ इसका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, या फिर बोल सकते हो लाइन इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस, देयरफॉर ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। दूसरा जो ग्राफ है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये ग्राफ को देखो कि 0 से लेके, सपोज ये है टाइम t1, 0 से लेके t1 तक कोई भी पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, और सडनली एट t1 इसका पोजीशन अचानक से बहुत ज़्यादा चेंज हो जा रहा है। अचानक 0 से लेके एक हाई वैल्यू अचीव हो जा रहा है। क्या इस तरह का मोशन पॉसिबल है? ये प्रैक्टिकली पॉसिबल होगा? अचानक फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में इसका अचानक से पोजीशन चेंज हो जाए, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में नहीं, पॉइंट पे। सो इस तरह का मोशन प्रैक्टिकली
पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, कुछ और ग्राफ्स को देखते हैं हम लोग। इस ग्राफ को देखिए, हाँ इस ग्राफ को देखिए। इसमें क्या हो रहा है, जैसे जैसे हमारा टाइम आगे बढ़ रहा है, इसको भी समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे सपोज करो टाइम इज इक्वल टू जब 0 सेकेंड था तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 40 मीटर था। जब इसका डिस्टेंस 10 सेकेंड हुआ तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 20 मीटर हो गया, मतलब इसका कम हो रहा है। और जब इसका टाइम 30 सेकेंड हुआ तो ऑब्जेक्ट का पोजीशन 0 हो गया। और उसके बाद जैसे ही इसका डिस्टेंस सपोज 40 सेकेंड हुआ, ऑब्जेक्ट का पोजीशन -10 मीटर हो गया। तो ये क्या हो रहा है, इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे हम कि यहाँ पे पोजीशन या डिस्टेंस कम कैसे रहा है, डिस्प्लेसमेंट कम कैसे रहा है। तो इस डिस्प्लेसमेंट कैसे कमेगा, आपको पता है कि हमारा ओरिजिन यहाँ होता था, याद करो उस ग्राफ को 10, 20, 30 एंड सो ऑन, इस तरीके से मैंने लिखा था। और इस साइड के डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव पकड़ते थे और इधर की डायरेक्शन को हम लोग नेगेटिव पकड़ते थे। इस ग्राफ का मतलब है कि जो ऑब्जेक्ट है, सपोज एक कार है, वो ओरिजिन की तरफ ट्रैवल कर रहा है। इससे हमें क्या समझ में आ रहा है, ये जो ऑब्जेक्ट है वो शुरू में 40 मीटर दूर था और ये टाइम के साथ साथ ओरिजिन की तरफ ट्रैवल कर रहा है। और सपोज यहाँ पे मैंने एक लिया है 10 सेकेंड 20 सेकेंड, तो ये 20 सेकेंड पे आके ये ऑब्जेक्ट जो है ओरिजिन पे पहुंच गया, इसीलिए इसका पोजीशन 0 हो गया। तो 20 सेकेंड में ये जो ऑब्जेक्ट है ये ओरिजिन पे पहुंच गया था और उसके बाद ये नेगेटिव डायरेक्शन में ट्रैवल करने लगा, इसीलिए देखो ये पोजीशन नेगेटिव की तरफ जा रहा है। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे देखो वही बातें लिखी हुई हैं कि लाइन विथ नेगेटिव स्लोप रिप्रेजेंट दैट पार्टिकल रिटर्न टुवर्ड्स द पॉइंट ऑफ रेफरेंस, जो मैंने अभी कहा, और उसके बाद नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑकर होने लगता है। एक और इंटरेस्टिंग ग्राफ है, आप इस ग्राफ को देख के मुझे बताओ कि क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल होगा। पहले सॉल्यूशन को मत देखो, सिर्फ ग्राफ को देखो और सोचो क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल होगा। नहीं, ये ग्राफ भी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। रीज़न क्या है, देखो एट टाइम t1 और टाइम t2 एक ही टाइम पे इसका दो पोजीशन वैल्यू मिल रहा है, इधर p1 मिल रहा है और इसी टाइम पे इसका दूसरा पोजीशन इधर मेरा p2। तो एक ही समय पे कोई एक ऑब्जेक्ट अलग अलग पोजीशन पे हो सकता है क्या? अगर नहीं तो ये ग्राफ भी गलत है। एक समय पे एक इंसान दो जगह है तो जादू हो जाएगा, मैजिक हो जाएगा, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आई होप पोजीशन टाइम ग्राफ कंप्लीट आप लोगों को समझ में आया होगा। ओके देन, पोजीशन टाइम ग्राफ आई होप क्लियर समझ में आया होगा। इसके बाद जो कॉन्सेप्ट है वो है हमारा स्पीड का। स्पीड किसे कहते हैं ये आप बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे 9-10 के स्टडी से। सो स्पीड क्या होता है, रेट ऑफ डिस्टेंस कवर्ड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड स्पीड, या सिंपल भाषा में कहा जाए तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। कितने टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो, इस रेशियो को स्पीड कहा जाता है। यहाँ पर देखो टाइम जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, डिस्टेंस भी एक स्केलर क्वांटिटी है, और स्पीड जो फॉर्म होता है इसमें भी डायरेक्शन का कोई सेंस नहीं होता है, इसीलिए स्पीड जो है एक तरह का स्केलर क्वांटिटी होता है। इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। और इसका अगर हम लोग डायमेंशन निकालेंगे तो मास तो कुछ है नहीं तो ज़ीरो होगा, डिस्टेंस है और टाइम है तो mL1t-1। क्लियर? और फिर इसका अगर हम जो यूनिट निकालना चाहें तो देखो डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर और टाइम, नीचे टाइम का यूनिट होता है सेकेंड, तो इसको हम लोग लिखते हैं मीटर पर सेकेंड इस तरीके से, या फिर सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये रहा इसका CGS यूनिट और ये रहा SI यूनिट।
क्लियर? ये बच्चों वाली बात है, आपको पता होगा, एक बार रिकैप कर लिए। जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है टाइप ऑफ स्पीड। सबसे पहला है यूनिफॉर्म स्पीड। एक ऑब्जेक्ट को हम लोग यूनिफॉर्म स्पीड में कब कहते हैं? यूनिफॉर्म स्पीड जो है वो यूनिफॉर्म मोशन से आता है। यूनिफॉर्म स्पीड जो है वो यूनिफॉर्म मोशन से आता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, ठीक है, कितना भी स्मॉल इंटरवल क्यों ना हो, तो उस ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं कि वो यूनिफॉर्म स्पीड में है। वो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड में ट्रेवल कर रहा है। क्लियर? ठीक है, तो यूनिफॉर्म स्पीड का अगर आपको मैं पोजीशन टाइम ग्राफ बनाने बोलूँ तो आप कौन सा ग्राफ बनाओगे? अभी हमने डिस्कस किया था। तो यूनिफॉर्म स्पीड का जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरीके का होगा, अगर हम लोग ओरिजिन से ले रहे हैं तो। ठीक है, यहाँ पे टाइम ले लो, यहाँ पर पोजीशन ले लो। हमेशा याद रखना, जो भी आप लोग एक्सिस लेते हो उसको यूनिट के साथ लिखा करो। जैसे कि पोजीशन है तो मीटर में ले रहे हो तो मीटर में लिखो, किलोमीटर में ले रहे हो तो किलोमीटर में लिखो, और टाइम सेकंड में ले रहे हो या आवर में ले रहे हो या मिनट में ले रहे हो उसको भी मेंशन करो। तो यूनिफॉर्म स्पीड का जो पोजीशन टाइम ग्राफ होगा वो इस तरीके का होगा। एंड नॉन यूनिफॉर्म का क्या होगा? कुछ भी बना सकते हो आप, इक्वल इंटरवल में ट्रेवल नहीं कर रहा, लाइक दिस। ठीक है, तो ये नॉन यूनिफॉर्म है क्योंकि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ये इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं कर रहा है। मैं डिस्टेंस बोल रहा हूँ क्योंकि हम लोग स्पीड के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, अभी तक हम लोग डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात कर रहे थे, पॉजिटिव नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट पहले, तो यहाँ डिस्टेंस के बारे में बात हो रहा है। जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्पीड का, उसे हम कहते हैं एवरेज स्पीड। ठीक है, इन जनरल जब हम कभी भी स्पीड को काउंट करते हैं तो हम लोग एवरेज स्पीड ही बोलते हैं उस पर, साधारण भाषा में, क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइम पे आपको नहीं पता है कि उसका डिस्टेंस क्या हो गया। वो तो इंस्टेंटेनियस बात हो गई, एकदम इंस्टेंट पे। इन जनरल हम लोग क्या बोलते हैं कि चलो 10 सेकंड के अंदर आप कितने दूरी पे चले जा रहे हो तो आपका स्पीड कितना होगा, है कि नहीं? तो उस तरह का जो स्पीड हम लोग कैलकुलेट करते हैं उसे हम लोग एवरेज स्पीड कहते हैं, और इसका डेफिनेशन इसी को हम लोग जनरली यूज करते हैं कि डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। ठीक है, तो सपोज करो कि ये 0 सेकेंड से यहाँ पे है 30 सेकेंड। सो ये 0 सेकेंड से 30 सेकेंड में ये बंदा दौड़ के यहाँ पहुँच जाता है, और इसका जो डिस्टेंस है इस पॉइंट ए और बी के बीच का, सॉरी ओ है यहाँ ऑलरेडी, सो ओ और ए के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 50 मीटर्स, जो ये 30 सेकेंड्स में कवर कर रहा है। तो आपको इसका स्पीड बताना है। तो ये एक्चुअली एवरेज स्पीड ही हुआ, इंस्टेंटेनियस स्पीड तो हुआ नहीं। तो हम लोग इसको एवरेज स्पीड को या तो इस तरीके से डिनोट किया जाता है, या फिर कभी कभी इसको वी एवरेज ऐसे लिख के डिनोट किया जाता है, कभी कभी सिंपली वी भी लिखा जाता है। तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, ये डिस्टेंस ट्रैवल किया है 50 मीटर, और टाइम कितना लिया है ये 30 सेकेंड्स। सो इसका स्पीड जो आ जाएगा वो हो जाएगा 5/3 मीटर पर सेकेंड। इज इट क्लियर? तो ये है एवरेज स्पीड। अगर बहुत सारा स्पीड यहाँ पे लिखा हो, फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन जो है वो ओ से लेके ए तक ट्रैवल कर रहा है, ओ से लेके ए तक ट्रैवल कर रहा है 10 सेकेंड में, ए से लेके बी तक ट्रैवल कर रहा है 20 सेकेंड में, और बी से लेके सी तक ट्रैवल कर रहा है 40 सेकेंड्स। ओके, मतलब 10 सेकेंड में ओ से ए तक आया, फिर उसको 10 सेकेंड लगा बी तक पहुंचने में, फिर उसको 20 सेकेंड्स लगा सी तक पहुंचने में। ये जो डिस्टेंस है ये 50 मीटर है, ये जो डिस्टेंस है ये 60 मीटर है, ये जो डिस्टेंस है ये 70 मीटर है। तो ओ से ए तक का स्पीड अलग होगा, ए से बी तक का स्पीड अलग होगा, बी से सी तक का स्पीड अलग होगा। तो आपको यहाँ पर ऐसे सिचुएशन में भी हम जिस स्पीड को कहते हैं उसे भी एवरेज स्पीड कहते हैं।
तो ओवरऑल स्पीड इसका अगर मैं निकालना चाहूँ तो कैसे निकलेगा? अगर आप इंडिविजुअल स्पीड निकालोगे तो यहाँ v1 आएगा, यहाँ v2 आएगा, यहाँ v3 आएगा, है ना। और ओवरऑल इसका अगर एवरेज स्पीड निकालना चाहें तो कैसे आएगा? तो आप क्या कर रहे हो, फॉर्मूला देख रहे हो, डिस्टेंस को सम करो डिवाइडेड बाय टाइम को सम कर दो। सो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है कितना, पहले 50, देन 60, देन 70, और टाइम ले रहा है पहले 10 सेकेंड, दूसरे में ए से बी तक जा रहा है, फिर से 10 सेकेंड ले रहा है, और बी से सी तक जा रहा है। ध्यान से रखो, भूलो मत कि यहाँ 20 है, 20 मतलब इसका 10 + 10 20 सेकेंड हो गया, 10 सेकेंड ले रहा है। फिर बी से सी में जा रहा है तो यहाँ पे 20 सेकेंड ले रहा है। तो ये जो हमारा हो जाएगा ये आंसर आ जाएगा। आंसर कितना आएगा, कैलकुलेट करो। सो आई थिंक 180 डिवाइडेड बाई 40 आ जा रहा है ना। या सो दिस इज 9/2, ठीक है, 9/2 मीटर पर सेकेंड, 4.5 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? बहुत आसान था। ओके, इस तरह के थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन में बहुत पूछे जाते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि प्रूव दैट व्हेन पार्टिकल मूव विथ स्पीड v1 अप टू हाफ टाइम of its total motion and in rest time it is moving with speed v2, then the average speed is equal to v1 plus v2/2। क्वेश्चन समझो, पहले क्वेश्चन को समझो। बोल रहा है एक पार्टिकल मूव कर रहा है विद स्पीड v1 अप टू हाफ टाइम ऑफ इट्स टोटल मोशन। इसका टोटल मोशन मान लो o से लेके p तक पहुंचना था, और ये बीच में एक पॉइंट है a, बीच में कहीं भी हो सकता है। तो हाफ टाइम बोल रहा है, मतलब इसको यहाँ टोटल टाइम अगर आप t पकड़ लेते हो तो हाफ टाइम मतलब t/2 लगेगा o से a तक जाने के लिए, और a से p तक जाने के लिए फिर से हाफ टाइम लगेगा t/2। क्लियर? तो बोल रहा है व्हेन द पार्टिकल मूव विथ स्पीड v1 अप टू हाफ टाइम, यहाँ से यहाँ तक o से a तक हाफ टाइम में पहुंचा है और इसका स्पीड है v1, और फिर बोल रहा है कि हाफ जो मोशन उसका बच गया है, मतलब a से p तक, उसमें उसका स्पीड हो रहा है v2। तो हमसे बोल रहा है कि इसका एवरेज स्पीड कितना होगा इन द टर्म्स ऑफ v1 एंड v2। तो हम लोग इसे निकाल सकते हैं, बहुत आसान होगा। ध्यान से सोचो कैसे करेंगे। वीडियो को पॉज करो और इसको बनाने की कोशिश करो। तो एवरेज स्पीड जो है, अभी हमने देखा कि वो होता है डिस्टेंस 1 प्लस डिस्टेंस 2 डिवाइडेड बाई टाइम 1 प्लस टाइम 2। यहाँ डिस्टेंस के बारे में कुछ नहीं बोला है, हमारा स्पीड के बारे में बोला है और टाइम के बारे में बोला है। तो हम क्या यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं कि स्पीड इज इक्वल टू जो होता है वो होता है डिस्टेंस बाई टाइम। डिस्टेंस को मैं एस से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, कंफ्यूज मत होना। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम हम लोग बोल सकते हैं। यस और नो? सो इस कॉन्सेप्ट से जो फर्स्ट स्पीड ट्रेवल कर रहा है v1, उसको ट्रेवल करने में उसको कितना डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है, सपोज करो वो है s1 और उसका टाइम है t/2। तो s1 इज इक्वल टू हो जाएगा v1 इंटू t/2। करेक्ट और नॉट? समझ में आया? पहला जो ट्रेवल हो रहा है o से a तक, उसका स्पीड है v1, तो लिखा मैंने v1। मान लो यहाँ पे जो डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है वो है s1, तो मैंने लिखा s1। और टाइम कितना ट्रेवल हो रहा है, टाइम कितना है, सॉरी ट्रेवल नहीं, टाइम कितना यूटिलाइज हो रहा है यहाँ पर, दैट इज t/2। सो s1 इज इक्वल टू v1 इंटू t/2। सो s1 की जगह ये बैठा सकते, सिमिलरली s2 की जगह क्या बैठा पाएंगे, v2 इंटू t/2, isn't it? So substitute all the values here. s1 is equal to v1 t/2 plus v2 into t/2, and t1 is equal to t/2 plus v2 is equal to t/2, और t/2 ऐड हो जाता है तो t हो जाएगा। isn't it? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? सो
देखो हम लोग इसमें लिख सकते हैं वी एवरेज इज इक्वल टू V1 इंटू T1, सॉरी V1 इंटू T/2 प्लस V2 इंटू T/2 डिवाइडेड बाई T। दोनों में ऊपर नीचे T कॉमन है, कॉमन ले लो। T कैंसिल आउट हो जाएगा। सो V एवरेज इज इक्वल टू V1/2 प्लस V2/2, और इसको हम लोग सिंपली V1 प्लस V2/2 बोल सकते हैं। और ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन अगर आप देना चाहते हो तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फॉर्मूला बन गया है। तो आप याद रखोगे, अगर इक्वल इंटरवल में कोई ट्रैवल करता है और उस इक्वल इंटरवल में उसका स्पीड अगर आपको पता हो, तो आप इस सिंपल से फॉर्मूला से उसका एवरेज स्पीड निकाल सकते हो। जैसे हम लोग मास का एवरेज निकालते हैं m1 प्लस m2/2, उसी तरह v1 प्लस v2/2 होगा। लेकिन प्रोवाइडेड कंडीशन क्या है? ये कंडीशन ये है कि टाइम जो है वो इक्वल इंटरवल में होना चाहिए। डिस्टेंस और स्पीड से कोई मतलब नहीं है, टाइम अगर इक्वल इंटरवल में ट्रैवल किया है तभी जाके ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है। आई होप समझ में आया होगा स्पीड क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड क्या है, और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या है, और एवरेज स्पीड क्या है। लास्ट स्पीड के बारे में और थोड़ा सा जान लेते हैं, वो है इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है। इंस्टेंटेनियस वर्ड का मतलब होता है, इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है एकदम जिस चीज को करने में हमें सेकेंड, एकदम फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड भी ना लगे, ऑलमोस्ट जीरो टाइम लगे किसी चीज को करने में, तो उसे हम लोग कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो ये जब टाइम टेंस टू जीरो हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड मतलब जब किसी भी इंस्टेंट पे, किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर ले रहा है, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। आप लोगों के सिलेबस में है लिमिट एंड डिफरेंशिएशन, कैलकुलस का एक पार्ट है मैथमेटिक्स में, वो मैं पढ़ाने वाला हूँ, लेकिन उसका बड़ा यूज़ होता है यहाँ पर फिजिक्स में, तो थोड़ा सा जान लो। तो हम इन जनरल हम जानते हैं कि ये होता है स्पीड का फॉर्मूला। इसमें जब चेंज इन टाइम जो होता है इतना कम होता है कि हम लोग लिख सकते हैं लिमिट t इज टेंस टू ज़ीरो। टेंस टू ज़ीरो का मतलब t इतना छोटा है कि ज़ीरो के चेंज इन टाइम ज़ीरो के बराबर है। याद रखना, ये जो मैं टर्म बोल रहा हूँ ना मैथमेटिक्स का, ये हम लोग पढ़ेंगे कैलकुलस में। लिमिट t टेंस टू ज़ीरो डेल्टा एस बाई डेल्टा टी। तो यहाँ जब t टेंस टू ज़ीरो होता है ना, तो हम लोग डेल्टा सिंबल को d से रिप्रेजेंट कर देते हैं और इसको हम लोग डिफ्रेंशिएशन बोलते हैं। इसका मतलब इंस्टेंटेनियस स्पीड अगर आपको निकालना हो तो आप स्पीड का फॉर्मूला जो है उसका डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए। और डिफ्रेंशिएशन कैसे किया जाता है ये मैं पढ़ाऊँगा, ठीक है, फॉर्मूला सिखाऊंगा तुम लोग। फॉर एग्जाम्पल अब इसको हम लोग समझते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ से। इस इंस्टेंटेनियस स्पीड को समझते हैं। सपोज करो ये पोजीशन और टाइम का ग्राफ है कुछ इस तरीके का, इस पोजीशन टाइम ग्राफ पे कोई एक पर्टिकुलर इंस्टेंट टाइम t1 पे आपसे स्पीड कोई पूछ दे एट टाइम t1, ये सपोज करो टाइम t2 है, यहाँ पे इसका पोजीशन x1 है और यहाँ पे इसका पोजीशन x2 है। इन जनरल अभी हमने पढ़ा कि एवरेज स्पीड जो होता है वही हम लोग कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि हमें स्पीड के लिए टाइम इंटरवल का पता होना चाहिए, है ना। अगर जब तक हमें टाइम इंटरवल का नहीं पता तो हम कैसे निकालेंगे चेंज इन स्पीड बाय चेंज इन टाइम। तो इसका जो एवरेज स्पीड या फिर नॉर्मल वेलोसिटी होगा, सॉरी स्पीड होगा, उससे मैं सिंपली बोल सकता हूँ दैट डेल्टा एस मतलब x2 माइनस x1, और टाइम कितना ट्रेवल हो रहा है वो हो रहा है t2 माइनस t1। और एक्चुअली अगर आप थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला अगर जानते हो तो आपको पता होगा कि ये जो है इसका स्लोप का या फिर इसके टेंजेंट का फॉर्मूला है। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या हो जाता है, अगर इस पॉइंट पे इसके बीच में कहीं एक टाइम है t i और इस
इंस्टेंट पे आपको पूछा है, ना कि इस गैप के बीच में टाइम का। इस पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम में क्या स्पीड है इसका, तो उसको कैसे निकालते हैं। अगर इसको प्रैक्टिकली सीखा जाए तो बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। इसके आसपास से इसका स्लोप निकालते निकालते उस पॉइंट को और क्लोज लाओ, इस पॉइंट को और क्लोज लाओ, इस पॉइंट को और क्लोज लाओ, और फाइनली इसका आंसर निकालो स्लोप निकालते निकालते। ये एक्चुअल मेथड है, लेकिन इन जनरल हम लोग क्या कर देते हैं, इसको टी आई पे जो डिस्टेंस है उसको हम लोग लिख देते हैं टी आई पे इसका जो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस है डिवाइडेड बाय टाइम टी आई पे क्या है, और यही उसका स्लोप को एज्यूम करके हम लोग आंसर निकाल देते हैं। या फिर इस ग्राफ का फॉर्मूला हमको पता होना चाहिए, उस फॉर्मूला से उस पोजीशन का जो फॉर्मूला है उसको डिफ्रेंशिएट करके टाइम का वैल्यू पुट करोगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक एग्जांपल देखते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड का। मैं थोड़ा सा पढ़ाता हूँ तुम लोग को, डिफ्रेंशिएशन का थोड़ा सा नॉलेज देता हूँ। सपोज करो एक ग्राफ है, x इज इक्वल टू 2t²। तो ये ग्राफ दिखने में कैसा होगा, अगर आप लोग रिलेशन एंड फंक्शन का मेरा वीडियो देखे होंगे मैथमेटिक्स का, तो आपको पता होगा कि कैसे हम लोग ग्राफ बनाते हैं किसी फॉर्मूला का, किसी फंक्शन का। ठीक है, तो इस फंक्शन का ग्राफ कैसा बनेगा, इसके लिए मैंने आप लोगों को सिखाया था कि कुछ वैल्यूज़ ले लो और फिर आंसर निकालो। सो चलो यहाँ पे t का वैल्यू ले लेते हैं और x का वैल्यू देखते हैं। तो t जब 0 होगा तो x क्या होगा, 0 होगा। t का वैल्यू 1 बिठाओगे तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, देखो 1 का स्क्वायर 1 होता है तो 2 हो जाएगा। t का वैल्यू 2 बिठाओगे तो 2 का स्क्वायर हो जाता है 4 × 2 8। 3 बिठाओगे तो 3 का स्क्वायर 9 × 2 18। 4 बिठाओगे तो 16 × 2 32। 5 बैठाओगे तो 25 × 2 50 एंड सो ऑन। तो ये ग्राफ जो है थोड़ा इंक्रीजिंग इन नेचर होगा, ऐसा इस तरह का ग्राफ है। क्लियर, इज इट क्लियर? ओके, तो इस ग्राफ में अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस स्पीड एट 30 सेकेंड, एग्जैक्टली एट 30 सेकेंड पे इसका स्पीड क्या है, जल्दी बताओ। तो आप कैसे बताओगे, आप क्या बोलोगे, कैसे निकालें? आपको तो ग्राफ पता है, ग्राफ का वैल्यू नहीं पता, तो आपको डिफ्रेंशिएशन आना चाहिए। आपको पता है कि इंस्टेंटेनियस स्पीड जो होता है वो होता है ds/dt, या फिर अभी अगर आप डिस्प्लेसमेंट को x से रिप्रेजेंट करें तो ये हो जाएगा dx/dt। तो x का वैल्यू बिठा दो, तो d/dt, x का वैल्यू है 2t²। आपको मैं कुछ फॉर्मूला पढ़ाते वक्त, फिजिक्स पढ़ाते वक्त कुछ फॉर्मूला मैं बताते रहूँगा, सो उसको भी आप लोग साथ में, मैथमेटिक्स का फॉर्मूला है, आप देखते चलो। जब मैं मैथमेटिक्स में कैलकुलस करवाऊँगा तो ये और डिटेल में अच्छे से हो जाएगा। तो पहला फॉर्मूला याद रखो डिफ्रेंशिएशन का, d/dx के अंदर अगर कोई भी कांस्टेंट हो तो वो कांस्टेंट बाहर निकल, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल है तो वो कांस्टेंट जो है वो बाहर आ जाता है। ठीक है, तो ये कांस्टेंट सपोज यहाँ पे c मैं पकड़ लेता हूँ, तो c जो है वो बाहर आ जाएगा, dt रखो, और ये डिफ्रेंशिएशन वेरिएबल का हो जाएगा। क्या कहा मैंने, अगर डिफ्रेंशिएशन के अंदर कोई कांस्टेंट है तो उसको बाहर निकाल दो। तो यहाँ देखो एक कांस्टेंट दिख रहा है मुझे 2, इसका मतलब इस कांस्टेंट को बाहर निकाल देना होगा। इस कांस्टेंट को बाहर निकाल दो, और ये वेरिएबल है टाइम, इसको अंदर रहने दो। ओके, पहला क्लियर हुआ फॉर्मूला। चलो बहुत अच्छे, दूसरा फॉर्मूला पे आते हैं। दूसरा फॉर्मूला है d/dt, t² जो है, हमेशा याद रखना फॉर्मूला में जो भी पावर होगा वो पावर सामने उतर जाएगा, जो भी पावर होगा वो सामने उतर जाएगा, और ये जो बंदा है यहाँ पे t, इसके पावर में से एक घट जाएगा। क्या कहा मैंने, जो भी पावर है वो सामने उतर जाएगा और उसके पावर से एक घट जाएगा। यही डिफ्रेंशिएशन में होता है। क्यों होता है, कैसे होता है, हम लोग लिमिट डिफ्रेंशिएशन में डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल फॉर्मूला याद रखो, तो ये सामने उतर गया और इससे एक घट गया तो ये 2t हो जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे कर दो,
ये 2 और इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2t, सो इसका आंसर हो जाएगा 4t। इज इट क्लियर और नॉट? सो इंस्टेंटेनियस स्पीड एट एनी टाइम इज इक्वल टू 4t। तो आपको किस टाइम पे पूछा है? आपको किस टाइम पे पूछा है? वी आई इज इक्वल टू हमारा कितना आया है यहाँ पे 40 आया है एट t इज इक्वल टू 30 सेकेंड्स। आपसे इंस्टेंटेनियस स्पीड अगर पूछे तो हो जाएगा 4 इंटू 30, दैट इज 120 मीटर पर सेकेंड। इसके ऊपर और भी न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे, ये जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए इतना सा समझा रहा हूँ। सो स्पीड क्लियर हुआ, पोजीशन टाइम ग्राफ और स्पीड क्या होता है। आई होप ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे वेलोसिटी एंड देन स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस। उससे पहले इस लेक्चर को बार बार देखो और न्यूमेरिकल इससे रिलेटेड सॉल्व करो। ओके, थैंक यू वेरी मच।